नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेइंतहा मोहब्बत। दोस्तों, मेरी उम्र 17 साल है। आज स्कूल का दिन बहुत बोरिंग था। मैं 10वीं क्लास में थी। इस वक्त लड़कियों का दिल उनके काबू में नहीं होता। यह वक्त मुझ पर भी ऐसा ही था। मैं उड़ी उड़ी जा रही थी। कुछ दिन पहले ही मुझे क्लास में पढ़ते एक लड़के से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई थी और इस मोहब्बत का असर यह था कि अब मुझे उसके अलावा कोई नजर ही नहीं आता था। राजेश को यह बात नहीं मालूम थी कि मैं उसको पसंद करने लगी हूँ। कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि मैं उसके पास चली जाऊं, उसको बताऊं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरे दिल में यह डर पैदा हो जाता था कि अगर राजेश को बुरा लग गया और उसने मुझे मना कर दिया तो मेरा क्या होगा। मेरी एक तरफा मोहब्बत ही ठीक है, मगर कहते हैं ना, जो आपके दोस्त होते हैं वो आपकी जिंदगी को बाज कभी बदल भी देते हैं और कभी आपकी जिंदगी को एक गहरे कुएं में धकेल भी देते हैं। ऐसा ही हाल कुछ मेरा होने वाला था, जिससे मैं बिल्कुल अनजान थी। मेरे बराबर में बैठी हुई मेरी दोस्त रानी ने मुझे इशारा किया। मैं फौरन उसकी तरफ देखने लगी थी। क्लास में चंद ही लोग थे। कुछ लड़के थे जो पिछली सीट पर बैठे हुए थे और सिर्फ क्लास में लड़कियों में मैं और रानी ही थे। हम लोग थोड़ा क्लास वर्क कर रहे थे, इसी वजह से हम ब्रेक में नहीं गए थे। सामने वाली सीट में ही राजेश बैठा हुआ अपनी किताब पर झुका हुआ था। वह ज्यादातर अपने काम में ही मगन रहता था। क्लास में ज्यादा किसी को नहीं देखा करता था और न ही ज्यादा किसी से बातचीत में दिलचस्पी लेता था। रानी मुझे देखते हुए बोली थी, मौका अच्छा है, तुम जाओ और अपने दिल की बात कह दो। यही वक्त सही है। मैंने सर को रफ्ता रफ्ता हिलाया था और उसकी तरफ देखते हुए बोली थी, नहीं, क्या हो गया तुम्हें? मम्मी को पता चल गया तो कयामत आ जाएगा। क्लास में अभी भी लोग मौजूद हैं और अगर राजेश ने इनकार कर दिया फिर? मैं डर के तौर पर बोली थी। वह अपना माथा पीटते हुए बोली, बेवकूफ, जब तक तुम उससे अपने दिल की बात नहीं करोगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। एक दफा उसके पास जाओ, उसको बताओ कि तुम चाहती क्या हो। तुम उसको पसंद करती हो और इसमें कोई गुनाह नहीं है। वह मुझे बार बार उकसा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दिल में आया कि मैं राजेश के पास चली जाऊं, अपने दिल की बात उसको बोल दूं, मगर फिर मेरे दिल में यही बात आ रही थी कि अगर उसने इनकार कर दिया, अगर उसने मुझे मना कर दिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है और मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा, तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी जब मुझे यह पता चल जाएगा कि उसने इनकार कर दिया है, उसकी तरफ से कोई उम्मीद ही नहीं है। यह बात सोच सोच कर मैं परेशान हो गई थी, जबकि रानी मुझे किसी भी कीमत पर उसके पास भेजना ही चाहती थी। उसका बढ़ता हुआ दबाव मुझे बहुत परेशान कर चुका था और मैं मजबूरन अपनी जगह से खड़ी होकर राजेश की तरफ आ गई थी। दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जानती थी कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी। रानी का कहना तो ठीक था, मगर मैं खुद भी यही चाहती थी कि मैं राजेश से एक दफा अपने दिल की बात बोल दूं। उसको बता दूं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी की ख्वाहिश रखती हूँ। हाँ, अभी हम दोनों अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, मगर फ्यूचर में एक दूसरे से ही शादी करेंगे। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। मैं उसकी डेस्क के बिल्कुल पास आ गई थी। उसने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा था और सवालिया लहजे में बोला था, क्या हुआ, क्या चाहिए? कुछ देर मैं खामोश रही थी और फिर झिझकते हुए बोली थी, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं। उसने चंद लम्हे मेरे खूबसूरत चेहरे को देखा था और फिर सर हिलाते हुए बोला था, बैठो, क्या बात है? मैं घबराते हुए उससे थोड़ा फासले पर बैठ गई थी। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, हथेली में पसीना भी चमक रहा था, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। दिल किया कि मैं यहाँ से उठकर बाहर भाग जाऊं, मगर क्या करूं, मैं बेहद मजबूर थी।
मैंने नजर घुमाकर रानी की तरफ देखा तो वह भी इशारे में मुझे वहीं बैठने का बोल रही थी और दिल की बात कहने पर जोर दे रही थी। मैंने गहरी सांस ली, खुद को काबू किया था और राजेश के तरफ देखते हुए बोली थी, मैं ज्यादा लंबी बातें नहीं करूंगी और न ही तुम्हारा ज्यादा वक्त लूंगी, क्योंकि क्लास में अभी कोई नहीं है। अगर किसी ने हम दोनों को साथ बैठे देख लिया तो बेवजह के बवाल हो जाएंगे। उसने सर को हल्की झुकाव दी थी और बोला था, ऐसी भी कौन सी बात है जिससे बवाल हो जाएंगे? तुम मेरी क्लास में हो जो मेरे साथ बैठ सकती हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वह नॉर्मल अंदाज में बोला था। तभी मैंने बिना सोचे समझे उसका हाथ थाम लिया था। घबराए हुए लहजे में मैं सहम कर बोली थी, मैं जानती हूँ राजेश, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, किसी को देखते भी नहीं हो, मगर मैं क्या करूं? मैं अपने दिल से मजबूर होकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैं अब थक चुकी हूँ। एक तरफा मोहब्बत ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही मेरी आंखों में घुमा करता रहता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया धुंधली हो चुकी है और सिर्फ तुम ही मेरे सामने हो। दोस्त अच्छे नहीं लगते, खाना पीना अच्छा नहीं लगता, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। सिर्फ एक तुम ही हो जो मुझे वापस आबाद कर सकते हो। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, और वो भी बेइंतहा किस्म की मोहब्बत। मैंने सुना है कि कच्ची उम्र की मोहब्बत इंसान को बर्बाद कर देती है, मगर मैं बर्बाद नहीं होना चाहती। मैं तुम्हारे साथ आबाद होना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? क्या तुम मेरा हाथ थामोगे? अभी हम दोनों अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे, अपने आप को संवारेंगे, एक कामयाब इंसान बनेंगे, मगर फ्यूचर में सिर्फ एक दूसरे के होंगे। मुझे सिर्फ इतना यकीन दिला दो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरी बात सुनकर ऐसा लगता था कि राजेश का सांस रुक चुका हो। वह हैरत भरी निगाहों से मुझे देखता जा रहा था। मैं एक बार फिर बोली थी, प्लीज। उसी वक्त क्लास की ब्रेक खत्म हो गई थी और बच्चे क्लास में आना शुरू हो गए थे। मैंने फौरन ही उसका हाथ छोड़ दिया था और उसकी जगह से उठकर अपनी दोस्त के पास आ गई थी। शर्म से मेरा चेहरा लाल लाल अनार हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने यह क्या कर दिया है। दिल की धड़कनें जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी थी। रानी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा था और सवालिया लहजे में बोली थी, क्या बात हुई राजेश से? सब ठीक है। तुमने बात की उससे अपने दिल की बात? मैं तुम्हें बार बार इशारा कर रही थी, लेकिन तुम राजेश की तरफ देख रही थी, मेरी तरफ नहीं। मैं चंद लम्हे खामोश रही थी और फिर सरना में हिलाकर अपना सिर झुका चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। शर्म से मेरा चेहरा लाल अनार हो रहा था और मैं छुट्टी में सबसे पहले क्लास से बाहर निकल आई थी। मैं बस स्टेशन पर खड़ी हुई थी और अपनी बस के आने का इंतजार कर रही थी, जब अचानक मेरे बराबर में राजेश आकर खड़ा हो गया था। मैंने हैरत से उसकी ओर देखा था। कई बच्चे जा चुके थे और कई बच्चों की बस आना अभी बाकी थी। वह मुझे देखते हुए बोला था, बेहतर होगा कि तुम अभी न जाओ, मेरे साथ बैठकर बात कर लो। मैं तुम्हें अपनी बाइक पर तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैंने नजर घुमाकर उसकी बाइक की तरफ देखा था और कुछ लम्हे सोच में पड़ गई थी कि क्या मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए। और फिर मेरे दिमाग में झटके से यही बात आई थी कि बेहतर होगा कि मैं उसकी बात सुन लूं, ताकि सारी जिंदगी का पछतावा न रहे। मैं सारा दिन उसके बारे में ही सोचती रहूंगी। इससे बेहतर है कि एक बार ही बात करके मामले को रफा दफा करूं। यही सोचकर मैं उसके साथ एक तरफ चली गई थी। हम दोनों स्कूल से निकलकर गली के दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे थे, जहां भीड़ थोड़ी कम थी। उसने अचानक ही रास्ते में मेरा हाथ थाम लिया था। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा तो वह मुस्कुराते हुए बोला था, मुझे तो समझ नहीं आता कि ऊपर वाले ने तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत कैसे डाल दी। तुम्हें पता है, मैं कई बार तुमसे यह बोलने की हिम्मत कर चुका हूँ, कई बार मैं तुम्हारी तरफ बढ़ा हूँ।
तुम्हें याद होगा कि 2 दिन पहले मैं तुम्हारे पास आया था एक किताब लेकर। मैंने सर को हिलाया, वह फिर बोला, मैं वह किताब सिर्फ बहाने से लेकर आया था। इरादा अपने दिल की बात तुमसे करने का था, मगर मुझ में हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि तुम मुझे डांट दोगी या फिर टीचर से शिकायत कर दोगी। और तुम जानती हो मैं अपनी इज्जत को लेकर कितना ज्यादा कॉन्शियस हूँ। इसीलिए मैंने तुमसे अपने दिल की बात नहीं की थी। दरअसल मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और शिद्दत वाली मोहब्बत करने लगा हूँ, शायद तुमसे भी ज्यादा। उसकी बात सुनकर ऐसा लगता था जैसे मेरा दिल थम गया हो। मैं सांस रोककर उसे हैरत भरी निगाहों से देख रही थी कि वह क्या बोल रहा है। उसके कहने का मतलब था कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है और मुझसे पहले ही मुझसे वह मोहब्बत करता था। यानी मैं कोई ख्वाब देख रही थी। ऐसा लगता था जैसे मैं जमीन पर नहीं आसमान में उड़ रही हूँ। मैं उसकी तरफ बेयकीनी निगाहों से देखते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम आगे जाकर मुझे धोखा दे दोगे। मैं मासूमियत से बोली तो उसने बेकाबू से मेरे गाल पर अपना हाथ रखा और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी इसी मासूमियत पर ही तो मैं मर मिटा हूँ। मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करता हूँ, बस कहने से डरता था, मगर तुमने यह बोलकर सारी गलतफहमी दूर कर दी है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? क्या मेरी दोस्त बनोगी? वह हाथ फैलाए मेरे सामने खड़ा था। मैं कुछ देर बिल्कुल खामोश रही और फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं घबराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था, जिसका मतलब साफ था कि मैं तुम्हारे साथ मरने और जीने दोनों के लिए तैयार हूँ। वह मुझे अपनी बाइक पर घर से थोड़ा दूर छोड़ आया था। मुझे अब इस बात की थोड़ी सी फिक्र सताने लगी थी कि कहीं मम्मी मुझे लेने के लिए बस स्टॉप पर न आई हो। मगर मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। जब मुझे मालूम हुआ कि इत्तेफाक से मम्मी अपनी बहन के घर गई हुई हैं, तो मेरी जान में जान आई। मेरा बैग फौरन ही नौकरानी ने ले लिया था और मुझसे सवाल करते हुए बोली थी, बीबी जी नाश्ता लगा दूं? मैंने सर को ना में हिलाया और अपने कमरे में आ गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे दुनिया की हर खुशी मिल चुकी हो। मैं उछलती हुई बेड पर बैठ गई थी। चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो चुकी थी। मैंने फौरन ही अपना मोबाइल दराज से निकाला और जल्दी से रानी को मैसेज किया कि मुझे जवाब मिल चुका है। जबकि दूसरी तरफ से रानी का फौरन फिक्रमंद सवाल आया, तुम कहाँ गायब हो गई थी? वैन में भी सब बच्चे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, टीचर भी पूछ रही थी, तुम कहाँ पर थी? मैंने खुशी खुशी उसे सारी बात बताई तो वह भी मेरी खुशी में खुश होते हुए बोली, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तो पता ही था तुम इतनी प्यारी, खूबसूरत और अमीर हो, कोई तुम्हें मना कर ही नहीं सकता। और रही राजेश की बात, अब तो बस तुम अपनी शादी की तैयारियां करो, वह मुझे छेड़ते हुए बोली, जबकि मैं हंसते हुए उसके मैसेज का जवाब देने लगी, अभी कहाँ शादी, अभी तो सिर्फ हमारी बात हुई है, हम दोनों ने एक दूसरे को हाँ बोला है, अभी तो जिंदगी में बहुत से काम बाकी हैं। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, करियर बनाना है और ऐसा ही कुछ मुझे मालूम है राजेश को भी करना होगा। जबकि वह हंसते हुए बोली, वैसे भगवान तुम पर बड़ा मेहरबान हुआ है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने जिसको चाहा वह तुम्हें हासिल हो चुका है। मैंने भी भगवान का शुक्र अदा किया और मोबाइल रख दिया था। मैं कपड़े निकालकर उछलती कूदती नहाने के लिए चली गई थी। नहा धोकर जब मैं बाहर आई तो नौकरानी के जरिए मालूम हुआ कि मम्मी भी आ चुकी हैं। मैं नीचे चली गई थी। वह लॉन्ज में बैठी हुई थी, शायद अभी अभी मौसी के घर से आई थी। मैं फौरन उनके पास गई और उनसे लिपट गई, जबकि वह हैरान होते हुए बोली, क्या हो गया? बड़ा लाड आ रहा है। मैंने मुस्कुराकर उनके गाल पर प्यार किया और उन्हें देखते हुए बोली, बस घर आई तो आप नजर नहीं आई, इसलिए आपकी बहुत कमी महसूस हो रही थी। हम दोनों साथ में हंसने लगी। मम्मी ने मुस्कुराकर मेरे गाल को छुआ और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं गुड़िया, मैं तो अभी नाश्ता नहीं करूंगी,
मैं अब आराम करूंगी। तुम्हारी मौसी ने बहुत ज्यादा नाश्ता करवा दिया है, तुम करो और तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, फिर तुम्हारे ट्यूटर भी आते होंगे। मैंने सर को हिलाया और किचन में चली गई। मैं मेज पर बैठकर जोर शोर से नाश्ते की फरमाइश कर रही थी, जबकि नौकरानी ने भी मेरे जोश को देखकर हैरानी से सर हिलाया था। यकीनन मैं किसी को भी इस तरह कभी फ्री नहीं करती थी, लेकिन आज मेरा दिल बहुत खुश था। मैं जमीन पर नहीं, आसमान पर उड़ रही थी। नौकरानियों ने फौरन ही मेरे आगे नाश्ते की ट्रे सजा दी थी। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और फिर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे अफसोस हुआ था कि मैंने जल्दबाजी में राजेश से नंबर ही नहीं लिया। अब अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उससे उसका हालचाल पूछ लेती, उसके बारे में पूछ लेती। मैंने सोच लिया था मैं कल जाते ही उससे उसका मोबाइल नंबर मांगूंगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अगली सुबह मैं बहुत ही प्यार से तैयार हुई थी। मैंने जानबूझकर आज अपने चेहरे पर हल्का फुल्का मेकअप भी किया था। आखिरकार क्लास में मेरा महबूब होगा, यही बात मेरे दिल में अजीब सी गुदगुदी पैदा कर रही थी। मैं फौरन ही बाहर आई तो वैन मेरी आ चुकी थी। मैं जल्दी से उसमें चढ़ गई थी। रानी पहले से ही उसमें बैठी हुई थी। मैं उसके पास ही पहुंच गई थी और उसे धीरे धीरे दिन भर की घटनाएं बताने लगी थी, जबकि वे इतनी ज्यादा खुश थी कि उसने मुझे सबके बीच गले से भी लगा लिया था। मैं उसके हाथ पर अपना हाथ मारते हुए बोली थी, बस ज्यादा खुश मत हो, अगर किसी को शक हो गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा था, अब शक होता है तो हो जाए, आखिर तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और इसमें कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है, यह तो सब कॉमन ही होता है। मैंने सिर को ना में हिलाया था और उसको देखते हुए बोली थी, राजेश ने मना किया है, उसने कहा है कि जितना रिलेशनशिप प्राइवेट रहे वह ज्यादा बेहतर होता है, लोग नजर लगा देते हैं। मेरी बात सुनकर रानी भी सिर हिलाने लगी थी। कुछ दूरी के बाद हमारा स्कूल आ चुका था। मैं और रानी हाथ पकड़कर अपनी क्लासरूम में दाखिल हो गए थे। पहली बेंच पर ही राजेश अकेला बैठा हुआ था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, वह आगे हो गया था, जिसका मतलब था कि मैं उसके साथ बैठ जाऊं। रानी ने मेरा हाथ पकड़कर सिरना में हिलाया था, जिसका मतलब था कि नहीं, उसके साथ नहीं बैठना, मेरे साथ ही बैठना है। मगर नहीं, मोहब्बत थी भला, मैं राजेश की बात को कैसे टाल सकती थी। मैंने रानी की आंखों में इल्तिजा भरा अंदाज देखा तो वह मुंह बनाकर अपनी जगह पर चली गई थी और मैं मुस्कुराते हुए राजेश के पास आकर बैठ गई थी। मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, चेहरा भी लाल अनार हो रहा था और घबराहट के मारे मेरे हाथों में पसीने भी आ रहे थे, मगर मैं फिर भी बैठी रही थी। जब अचानक राजेश ने मेरा हाथ थाम लिया था, मैंने घबराकर उसकी ओर देखा तो वह मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रहा था। इसी दौरान टीचर क्लास में आ गई तो हम दोनों थोड़ा अलग अलग होकर बैठ गए थे। क्लासरूम में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ टीचर के लेक्चर की आवाज ही गूंज रही थी। मैंने नजर घुमाकर राजेश की ओर देखा तो वह बहुत ध्यान से टीचर का लेक्चर सुन रहा था। यह बात हकीकत थी कि वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 9th क्लास में भी उसने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए थे और मेरे सिर्फ एवरेज ही थे। मगर मैंने अपने दिल में सोच लिया था कि मैं भी अच्छे से अच्छे नंबर लाऊंगी ताकि मुझे राजेश के सामने बिल्कुल भी शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े और मम्मी से जब मैं अपने दिल की बात कहूँ तो वह मेरे दिल की बात को सुने, न कि मुझे जलील कर दे। पूरी क्लास में कई लोगों ने हमें हैरान होकर देखा था क्योंकि मैं किसी लड़के से ज्यादा बात नहीं करती थी और अब अचानक से मैं एक लड़के के साथ बैठ गई थी। यह कोई छोटी बात नहीं थी। मुझे वक्त वक्त पर रानी की घूरियां भी मिल रही थी, जिन्हें मैं पूरी तरह नजरअंदाज किए जा रही थी। ब्रेक होते ही क्लास के सारे बच्चे बाहर चले गए थे। अब क्लास में सिर्फ मैं और राजेश ही बचे थे। उसने अचानक ही मेरा चेहरा अपने चेहरे के करीब कर लिया था। मैं हैरान होकर उसकी ओर देख रही थी जब अचानक उसने मेरे लबों को हल्का सा छू लिया और फिर दूर हो गया। उसकी इस हरकत ने मेरे जिस्म में झुरझुरी पैदा कर दी थी।
मैंने घबराकर उसकी ओर देखा तो वह हंसते हुए बोला, तुम्हारे होंठ बहुत खूबसूरत हैं, बस उनकी नरमाहट महसूस करना चाहता था। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं कितना तुम्हें चाहता हूँ, तुम इस बात से बिल्कुल ही अनजान हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम मेरी हो चुकी हो। उसकी ये मोहब्बत भरी बातें मुझे शर्म से पानी पानी कर चुकी थी। उसका मेरे होठों को छूना मुझे बहुत ही अजीब स्थिति में डाल चुका था। अभी वह कुछ और कहता, इससे पहले ही मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई और बिना उसे कोई जवाब दिए क्लासरूम से बाहर चली गई। मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि उसकी कोई हद नहीं थी। मैं क्या करती? मैं तो शर्म से पागल होने के करीब आ गई थी। तभी लड़कियां मुझे नजर आईं। वे फौरन ही मेरे पास आ गईं और मेरा हाथ थामकर मुझे दूसरी तरफ ले गईं। मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए एक दोस्त बोली, बहुत ही बेवफा दोस्त हो तुम। बॉयफ्रेंड मिला नहीं कि तुम दोस्त को भूल गई। याद रखना, जब यही बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा देगा तो यह कंधा ही तुम्हें सिर्फ दोस्त ही दे सकता है। यह सुनकर मैंने फौरन उसकी ओर गुस्से से देखा और बोली, हमेशा उल्टी बातें ही करती हो, कभी कोई अच्छी बात मुंह से नहीं निकाल सकती। मैं तो बस राजेश के साथ इसलिए बैठ गई कि उसने मुझे इशारा कर दिया था। और यार, पहला दिन है मोहब्बत का, थोड़ा सा एंजॉय तो करने दो। सारी जिंदगी तो मुझे तुम्हारे साथ ही बैठना है। जबकि वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, कोई नहीं, सॉरी, जिंदगी तुम्हें मेरे साथ बैठना है, उसे राहुल के साथ बैठना है। मेरे साथ तो कुछ ही दिनों का साथ है भाई। ये हरकतें मत करो, तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरे साथ ही बैठोगी। जबकि मैं हंस पड़ी थी और उसके साथ यहाँ वहाँ की बातें करने लगी थी। ब्रेक के बाद जब मैं क्लासरूम में दाखिल हुई तो राजेश के साथ कोई और लड़का बैठा हुआ था और राजेश उससे ऐसे मग्न था जैसे मुझे जानता ही न हो। मैंने हैरान होकर रानी की तरफ देखा था। रानी की आंखों में भी बेचैनी थी। मैं अभी आगे बढ़ती, इससे पहले ही रानी ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपनी सीट की तरफ खींचते हुए बोली, देखो, राजेश ने तुम्हारा बैग भी वहाँ रख दिया है। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? मैं कुछ पलों तक खामोश रही। क्या मेरा बाहर जाना राजेश को बुरा लगा था? ये ख्याल आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत संवेदनशील लड़की थी। काफी देर तक मैं चुपचाप उसे देखती रही, लेकिन उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। रानी ने मुझे खींचकर टेबल पर बैठा दिया, क्योंकि लेक्चर शुरू होने में कुछ ही मिनट बाकी थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था, लेकिन मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं राजेश को लगातार देख रही थी, लेकिन उसने मुझे एक बार भी नहीं देखा। छुट्टी के वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं वैन से नहीं जाऊंगी, बल्कि राजेश के साथ ही जाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं बाहर आई तो राजेश शायद मेरे ही इंतजार में पार्किंग एरिया की तरफ खड़ा था। मैंने रानी की ओर देखा। वह हालात को समझ चुकी थी, इसलिए आगे बढ़ गई। मैं जल्दी से राजेश की तरफ बढ़ी, तभी उसने मेरा हाथ थाम लिया और अपनी बाइक के साथ स्कूल के पिछले हिस्से से निकल गया। मैं उसकी ओर देखते हुए बोली, ये क्या हरकत की आपने? आपको बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं आया? मैं तो बस रानी के पास गई थी और आपने किसी और को अपने साथ बैठा लिया। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत से बातें की थी, तुम्हें कितना प्यार किया था, और तुम अचानक मुझे बीच राह में छोड़कर चली गई। तुम्हारे अंदाज से तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी दिन तुम सच में मुझे छोड़ दोगी और मैं अकेला रह जाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर मैं तुरंत तड़प उठी और उसके करीब जाकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। शायद आप अभी मेरी मोहब्बत से वाकिफ नहीं हैं। मेरी बात सुनकर उसने सिर झटक दिया। तभी मैंने बिना सोचे समझे उसका हाथ थाम लिया और हालात की परवाह किए बिना उसके होंठों पर झुक गई। अपनी सांसें उसमें महसूस करवा रही थी। यह मेरी जिंदगी की पहली किस थी। मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ।
अगर मम्मी को पता चल गया तो वह नाराज होंगी, मगर इस वक्त मुझे अपने महबूब को मनाना था। अचानक उसने मेरी गर्दन पर हाथ रख लिया और फिर वह हर चीज को भूल चुका था, यह भी कि हम दोनों गली में मौजूद हैं और अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। काफी देर तक वह मेरे होंठ का छुअन महसूस करता रहा और फिर मुझसे जुदा हो गया। शर्म के मारे मेरा चेहरा लाल हो चुका था। उसने मेरे गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी जान बसती है तुम में लड़की, बस इस तरह मुझे नजरअंदाज मत किया करो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम मुझसे ज्यादा किसी और को अहमियत दो। मैं चुप हो गई थी। उस वक्त राजेश बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहा था, इसलिए मैंने खामोश रहने में ही भलाई समझी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। हम दोनों के रिश्ते अब और गहरे हो गए थे। हम क्लासरूम में एक दूसरे का हाथ थामकर बैठते थे। कभी कभी मुझे बहुत शर्म आती थी, क्योंकि अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत बदनामी होगी, मगर मैं राजेश के आगे बेबस थी। मैं उसे कितना समझाती, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। उसका बस चलता तो वह क्लासरूम में ही शुरू हो जाता, बस मेरी घुरियों की वजह से अपने कदम रोक लेता था। आज हमारा प्लान बना था कि हम शाम को पार्क घूमेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार किसी लड़के के साथ अकेले पार्क जा रही थी, वरना मैं हमेशा मम्मी पापा के साथ ही जाती थी। आज मुझे मम्मी से पहली बार झूठ भी बोलना था। यह राजेश की ही फरमाइश थी कि हम दोनों कहीं और मिलें, क्योंकि स्कूल में मिल कर अब मैं बोर हो गया हूँ। मुझे यह सोचकर डर भी लग रहा था कि मम्मी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उन्हें झूठ बोला तो प्रॉब्लम हो जाएगा और अगर उन्हें सच पता चल गया तो मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। लेकिन राजेश की तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर था कि मैं थक चुकी थी और मैंने घबराकर मम्मी से झूठ बोल ही दिया कि रानी की तबीयत खराब है, मैं उसकी तबीयत पूछने जा रही हूँ। मम्मी एक पल के लिए हैरान हुई, मगर फिर उन्होंने मुझे इजाजत दे दी। मैं शाम 5 बजे घर से अकेली निकल चुकी थी। मम्मी ने एक बार कहा कि तुम्हें ड्राइवर छोड़ आएगा, मगर मैंने मना कर दिया कि यहीं दूसरी गली में तो उसका घर है, मैं अकेली चली जाऊंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आगे बढ़ रही थी कि मुझे सामने ही राजेश नजर आ गया। मेरे चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान बिखर गई थी। मैं उछलती कूदती उसके पास पहुंची थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और प्यार से मेरे गाल को अपने लबों से छू लिया, फिर मुझे लेकर पार्क की तरफ रवाना हो गया। मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ कितना बुरा होने वाला है, मेरी जिंदगी कितनी खराब होने वाली है। हम दोनों पार्क पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर दाखिल होते ही मुझे न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। किसी की नजरों की तपिश बार बार अपनी पीठ पर महसूस कर रही थी। 1-2 बार मैंने राजेश से इस बात का जिक्र भी किया, तो वह कहने लगा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। मगर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गड़बड़ है, कोई है जो मुझे देख रहा है। मैंने कई बार अपना शक राजेश से जाहिर किया, लेकिन हर बार वह मुझे यह बोलकर टाल देता कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है। लेकिन गलतफहमी इतनी भी नहीं होती। बार बार किसी की नजरों की चुभन महसूस हो रही थी और मैं बार बार राजेश को आगाह कर रही थी, मगर वह बस कंधे उचकाकर रह जाता। हम दोनों ने वहाँ से वापसी लगभग 2 घंटे बाद की। इन 2 घंटों में हमने पार्क में बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। घर लौटने के बाद मैं अभी घर के अंदर दाखिल ही हुई थी कि अचानक मुझे मम्मी की कड़कदार आवाज सुनाई दी। मैंने घबराकर मम्मी की तरफ देखा, वह मुझे पास आने का इशारा कर रही थी। मैं डरते डरते उनके पास पहुंची तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की ताकत इतनी थी कि मैं जमीन पर गिर गई। उन्होंने मेरे बाल पकड़ते हुए गुस्से में कहा, कहाँ से आ रही हो तुम? सच सच बताओ, अगर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने हैरानी से मम्मी की ओर देखा, उन्हें कैसे पता चला?
मैं घबराकर एक पल के लिए झूठ बोल गई। आपको बताया तो था, मैं रानी के घर जा रही हूँ, मैंने कांपती आवाज में कहा। लेकिन मम्मी ने एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा और अपनी जेब से मोबाइल निकालकर मेरी तरफ घुमा दिया। उन्होंने गुस्से में कहा, देखो तुम किसी लड़के के साथ पार्क में बैठी हुई हो। मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ मेरी पीठ दिख रही थी और राजेश का एक हिस्सा, जिसमें उसका चेहरा बिल्कुल ब्लर था, कोई भी पहचान नहीं सकता था कि वह कौन है। मैं घबराकर बोली, मम्मी ये मेरा दोस्त था, हम दोनों सिर्फ पार्क घूमने गए थे। लेकिन उन्होंने फिर मेरे बाल पकड़ लिए और जोर से झंझोड़ते हुए बोली, मेरी दोस्त ने तुम्हें पार्क में देखा है, कितनी बदनामी हो रही है मेरी, तुम न जाने क्या क्या कर रही हो और इधर मैं तुम्हें सभ्य बना रही हूँ। फिर वह अचानक चौंक गई, मेरी ओर ध्यान से देखने लगी और गुस्से से बोली, और ये बताओ तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों हो रहा है? उनकी इस बात पर मैंने घबराकर अपने पेट की तरफ देखा और जल्दी से सिरना में हिला दिया। मुझे नहीं पता, शायद मैं मोटी हो रही हूँ। लेकिन उन्होंने फिर एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया और मुझे कमरे में धक्का दे दिया जाने का इशारा किया था। मम्मी का हाथ उठाना मुझे पूरा तोड़ चुका था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं कमरे में आकर छुप कर बैठ गई थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी ने इस तरह की बात क्यों की है। अगली सुबह जब मैं तैयार होकर नीचे आई तो मम्मी ने मुझे मना कर दिया था। वह कहने लगी कि तुम कहीं भी नहीं जा रही हो, अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैंने हैरान होकर मम्मी को देखा था, मगर उनके चेहरे पर मौजूद अजीब सा साया मुझे महसूस हुआ था। इसीलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था और मेरी तबीयत वाकई थोड़ी सी बोझिल होने लगी थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं किसी पर भी यह बात जाहिर नहीं करती थी। बचपन से ही मुझ में एक आदत थी, मैं अगर बीमार भी हो जाती थी तो किसी को नहीं बताती थी, बस हर चीज में खामोशी कर लिया करती थी। अब भी मेरा यही करना था, मगर आज हमारे घर में एक अजीब गहमागहमी मची हुई थी। मैंने एक दो बार रेलिंग से झांककर नीचे का मंजर भी देखा था, मगर फिर मैंने यही सोचा कि मम्मी कोई पूजा वगैरह करवा रही होंगी। मगर फिर जब मम्मी कमरे के अंदर आईं और मेरी तरफ एक जोड़ा बढ़ाते हुए बोली, इसे पहन लो, आज तुम्हारी शादी है। यह सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कदमों तले जमीन निकल चुकी हो, आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। मैं फटीफटी निगाहों से मम्मी को देखते हुए बोली थी, आपका दिमाग तो ठीक है, आप क्या बोल रही हैं? आपको कुछ पता भी है आप किस तरह की बात मुझसे कर रही हैं? आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं? वह भी 17 साल की उम्र में? यह तो कानूनी तौर पर जुर्म है और मैं अभी 10 क्लास में हूँ। मैं और पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही उन्होंने मेरे बालों को सख्ती से अपने हाथ में जकड़ लिया था और मेरा चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए बोली, जो गुल तुम खिला चुकी हो उसके लिए बेहतर होगा कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। भगवान का शुक्र है कि वो लोग राजी हो गए, वरना तो न जाने हमारे ऊपर कितनी कीचड़ उछलती। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा रेखा। मैं तुम्हें कितना अपना समझती थी, तुम पर कितना भरोसा करती थी कि मेरी बेटी लाखों में एक है, लेकिन तुम तो एक कीचड़ का धब्बा हो जिसने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया है। तुम्हारे पापा को मैंने कितनी मुश्किल से राजी किया है और तुम हो कि मुझसे सवाल कर रही हो। उनका गुस्सा देखकर मैं बुरी तरह डर चुकी थी। मैं सिर्फ 17 साल की थी। मैं इतनी बड़ी बच्ची नहीं थी कि अपनी माँ का मुकाबला कर सकती। उनका जरा सा गुस्सा करना ही मुझे डरा चुका था और मैंने फौरन ही वह लाल जोड़ा ले लिया था और वॉशरूम चली गई थी। मैं बाहर आई तो मम्मी अभी तक कमरे में ही मौजूद थी। उन्होंने ही मुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाया था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे राजेश की बहुत याद सता रही थी। हम दोनों ने इतना वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा था और इस वक्त के दौरान मुझे राजेश से इतनी मोहब्बत हो चुकी थी कि मैं उसके बिना रहने का सोच भी नहीं सकती थी। मम्मी मुझे नीचे ले आई थी। सामने ही दूल्हा बैठा हुआ था जिसने चेहरे पर सेहरा बांध रखा था।
मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। मेरे चेहरे पर भी घूंघट था, इस वजह से मुझे भी कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। फौरन ही मेरी शादी की रस्में अदा होना शुरू हो चुकी थी। मैं घबराई हुई थी, मगर मैं क्या करती? मम्मी के आगे बिल्कुल बेबस थी। मेरी शादी हो चुकी थी और एक ऐसे शख्स के नाम कर दी गई थी जिसे मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। अचानक ही मेरे कान में मेरी मौसी की आवाज गूंजी, दीदी, पागल हो गई हैं? आपने अपने घर के नौकर से ही हमारी बेटी की शादी करवा दी। मौसी की बात सुनकर मैं चौंकी थी। क्या मेरी शादी किसी नौकर से हो गई थी? यह ख्याल आते ही मुझे खूब रोना आया था, मगर मैं कुछ भी नहीं बोल सकती थी। मम्मी मौसी को एक तरफ ले गई थी और न जाने उन्हें क्या समझाने लगी थी कि उन्होंने हैरान होकर चेहरे पर हाथ रख लिया था। थोड़ी देर बाद ही विदाई का वक्त सर पर आन पहुंचा था। सब खड़े हो गए थे और मुझे विदा होकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाना था, जहां पर हमने नौकरों के लिए कमरे बनाए हुए थे। मम्मी का इरादा तो इस लड़के के साथ मुझे मेरे कमरे में भेजने का था, मगर उन लोगों ने मना कर दिया था कि अगर आपने हमारे साथ रिश्तेदारी जोड़ी है तो इस लड़की को हमें दे दे। अब हम अपने तरीके से ही इसको चलाएंगे। मगर मुझे मालूम था कि पापा यकीनन मेरे दूल्हे के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल था। मैं खामोशी से सर्वेंट क्वार्टर में आ गई थी। यह क्वार्टर सारे क्वार्टर के मुकाबले बड़ा था और पूरा फूलों से सजा हुआ था। मैं खामोशी से सर झुकाकर बैठ चुकी थी। अचानक मेरा पति मेरे करीब ही बैठ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे अपने और राजेश के बारे में सब कुछ बता दूंगी ताकि वह मेरे बारे में कुछ और न सोचे। मगर जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया और मैंने नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कदमों तले जमीन निकल चुकी हो, आसमान मेरे सर पर आन गिरा हो। क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि राजेश ही बैठा हुआ था। मैं फटी-फटी निगाहों से उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कान थी। अचानक ही वह मेरे करीब हो गया था और मेरे माथे पर अपने होंठ रखते हुए बोला था, मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकता था मेरी जान। यह कहते ही उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया था, जबकि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में शामिल होने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि राजेश है। उसने मुझे उसी रात बताया था, मैं ही तुम्हारे घर का नौकर था, मगर तुम्हारे पापा की बदौलत एक अच्छे स्कूल में, यानी तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। और मैंने उनसे वादा लिया था कि आप यह बात किसी को नहीं बताएंगे। तो उन्होंने यह बात सबसे छुपा ली थी। तुम्हारी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान थी और उन्होंने मेरी मम्मी से इस बात का जिक्र किया था। मेरी मम्मी को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। मेरी मम्मी ने उस वक्त मुझे बहुत समझाया था कि तुम अमीर हो, तुम्हारे साथ यह सब करना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। मगर मैं क्या करता? मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत थी। मम्मी ने उस वक्त तुम्हारी मम्मी के आगे मेरा रिश्ता रख दिया तो वह फौरन राजी हो गई थी, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो। यह खबर मुझ पर पहाड़ बनकर टूटी थी। यानी इसलिए मेरा पेट बड़ा हो रहा था और मेरी तबीयत इसीलिए खराब हो रही थी। उसने मुझे सारी बात से आगाह किया था। तुम्हारी मम्मी तुम्हारा चेकअप करवा चुकी थी और टेस्ट रिपोर्ट में आ चुका था कि तुम प्रेग्नेंट हो। उन्होंने तुम्हारी बातें मेरी मम्मी को बताई तो उन्होंने मेरा रिश्ता उनके सामने रख दिया और वह राजी हो गई। इसी वजह से मैंने तुम्हारी मम्मी को कहा था कि तुम्हें यह बात न बताई जाए कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है, वरना तुम दुखी हो जाओगी। किसी को नहीं पता कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड रह चुका हूँ। सब यही समझ रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक कुर्बानी दी है। मैं उस वक्त बहुत रोई थी। मैंने राजेश को बहुत बातें सुनाई कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम हमारे घर के नौकर हो। अगर ऐसा होता तो मैं पापा से तुम्हारे लिए बात करती। वह कभी मुझे मना नहीं करते, क्योंकि मैंने अक्सर पापा के मुंह से किसी राजेश का नाम सुना था जिसकी वह बहुत तारीफ किया करते थे।
मगर मैंने कभी राजेश को देखा नहीं था, क्योंकि मैं ज्यादातर घर की चीजों में ध्यान नहीं देती थी। उसने मुझे सीने से लगा लिया था और मुझे खूब प्यार किया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और 7 महीने बाद बिल्कुल हूबहू राजेश की शक्ल का ही मेरा बेटा पैदा हुआ था। मैं बहुत छोटी उम्र में माँ बन गई थी, मगर राजेश ने मुझे बहुत संभाला था। हम दोनों ने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। हमने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। पापा ने राजेश को अपने ही बिजनेस में शामिल कर लिया था, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मेरा ही सब कुछ था। इसीलिए पापा पहले ही राजेश को ट्रेन कर देना चाहते थे, ताकि आने वाली जिंदगी मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो। और अब मैं राजेश के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। अगर शुक्र है कि मुझे मेरी मोहब्बत हासिल हो चुकी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में।